Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So without wasting any time, let's see what is in the news. The first news is talking about the new Parliament House. 28 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन होने वाला है, हम सभी को पता है। और यहाँ पर एक सिंबल, एक स्क्रिप्चर की बात की जा रही है जिसका नाम है सेंगोल। सेंगोल यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा सिंबल है पावर ऑफ ट्रांसफ़र का। 1947 में जब इंडिया आज़ादी ले रहा था, 14 अगस्त 1947 की रात में ही लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिया को पावर ऑफ ट्रांसफ़र देंगे बाय गिविंग देम अ सेंगोल। सेंगोल क्या है, ये आपको इमेज में यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है, ये जो गोल्डन कलर की स्टिक यहाँ पर दिखाई दे रही है, यही सेंगोल है। ये चोला डायनेस्टी के द्वारा इसका यहाँ पर यूज़ किया जाता था, ये सिंबलाइज करने के लिए जहाँ पर पावर ऑफ ट्रांसफ़र किया जाएगा। वी हैव अ वेरी सेपरेट एंड डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद सेंगोल वापस चर्चा में है। कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो देयर इज़ अ सेपरेट वीडियो, आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। इनफैक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गो थ्रू दैट वीडियो एंड वॉच इट प्रॉपरली। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बात की जा रही है एक नए चीज़ की, एक हिस्टोरिक मूवमेंट यहाँ पर हुआ है, जहाँ आप देखेंगे 32nd अरब लीग है, ये हेल्ड हुई है। कहाँ पर, याद रखेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जेदा में कंप्लीट हुई है। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक यूनिक सिचुएशन है जो यहाँ पर अकर हुई है। लगभग 12 साल बाद 22 अरब स्टेट्स हैं, ये यहाँ पर एक साथ आएंगे, जिसमें से 17 जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने अपने गवर्नमेंट्स को यहाँ पर ऑफिशियली रिप्रेजेंट करेंगे। सारे के सारे 22 अरब स्टेट्स आफ्टर 12 ईयर दे केम टुगेदर, और यहाँ पर उनका रिप्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों हम बोल रहे हैं, देखिए शिया और सुन्नी की जो लड़ाई है, चाहे आप यमन की बात कर लीजिए, चाहे आप सीरिया की बात कर लीजिए, तो सारी जगह आप एक कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग रीजंस की वजह से लड़ाइयाँ थी। ठीक है, सिविल वॉर्स यहाँ पर देखने मिल रही थी, जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर सीरिया इससे निकल गया था। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर सीरिया इसमें वापस आया। ठीक है, इसी के अलावा आप देखेंगे यूक्रेन, जिसको एक स्पेशल इन्वाइटी के रूप में यहाँ पर बुलाया गया है। सो एक जो पोस्ट समिट है जद्दा डिक्लेरेशन, इसको यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया, जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो अरब नेशंस आज की डेट में फेस कर रहे हैं, उन सब को उन सबको देखने के लिए क्या उस पर फॉलोइंग चीज़ें की जा सकती हैं, इस सबको देखने के लिए यहाँ पर इस समिट को कराया गया है। साथ ही देखिए, इस समिट का एक और बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर एक कॉल किया गया कि जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है, जो अरब नेशंस में यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, उसको यहाँ पर कम करना है। चाहे आप डोमेस्टिक अफेयर्स की बात कर ले अरब कंट्रीज़ के, या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर ले, तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करने की बात की जा रही है, एक तरीके से एक अलायंस बनाने की बात की जा रही है। एंड इनफैक्ट दे आर रिजेक्टिंग ऑल सपोर्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द आर्म ग्रुप्स एंड द मिलिशिया, बिकॉज इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने सीरिया का सिविल वॉर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत सारी जाने गई बिकॉज ऑफ द इंटरफियरेंस ऑफ द फॉरेन इंटरफेरेंस। अब देखिए यहाँ पर अगर हम रोल देखें, यहाँ पर सऊदी अरब का क्या रोल है, तो देखिए जो इनके क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके बहुत सारे इनिशिएटिव रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये जो पूरा समिट है बहुत अच्छे से हेल्ड हो पा रहा है। क्यों? सबसे पहले देखिए, ही वॉज द मेन आर्बिट्रेटर ऑफ द अरब वर्ल्ड, ही कंसल्टेड विद द अदर मेंबर्स ऑल्सो। उसके अलावा ही हेल्ड ट्रिपल समिट विद चाइना। ट्रिपल समिट में आपने देखा ईरान और सऊदी अरेबिया का इशू यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। वहीं ही हैड नॉर्मलाइज द रिलेशन विद द ईरान। तो आप देखिए जो एक सबसे बड़ी लड़ाई थी यहाँ पर सऊदी और ईरान के बीच में, वो यहाँ पर ख़त्म होगी। अलॉन्ग विद दैट जो आप देखेंगे, जो यमन, लेबनान, सीरिया, इराक का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी इसकी वजह से यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे एक आशा की किरण यहाँ पर जगती हुई नज़र आएगी व्हेन इट कम्स टू द वॉर ऑफ यमन। ठीक है, इसी के साथ
जो टाइज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वो भी यहाँ पर स्टेबलाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं आप देखेंगे तो मोहम्मद बिन सलमान ने एक चॉकड आउट किया है मिडिल पाथ को, जिसमें अरब वर्ल्ड एक लीडरशिप के रूप में बाहर आता हुआ आपको नज़र आएगा। सो ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेट वर्क्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप याद रखें। अगर हम रोल ऑफ सऊदी की यहाँ पर बात करें कि सऊदी क्या क्या रोल है, तो देखिए, दे असर्टेड द डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी बाय रिकनसाइलिंग विद द ईरान थ्रू द चाइना मीडिएशन, जिसकी वजह से आप देखेंगे एक जो यूएस का इन्वॉल्वमेंट है जो हर जगह देखने मिलता है। पहली बात तो ये नहीं है, दैट मीन्स दे शोड कि नहीं, व्हेन इट कम्स टू आवर ओन अफेयर्स हमें हर बार यूएस के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ऑल्सो दे री एंगेजिंग हमास रूल्ड जो कि गाजा में था, एंड द किंगडम हैज सॉट टू रिप्लेस कतर एंड ईरान एज द मेन बेनिफैक्टर, दिस शुड हेल्प डिलिटराइजिंग द पैलेस्टीन। वहीं जो किंगडम है उनकी आप इंसेंटिव्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे इजराइल हैज़ बीन रिप्लेस विद द एम्बिगिटी एज रियाद इज़ नॉट इन हरी टू ज्वाइन द अब्राहम अकॉर्ड। सो एक तरफ जहाँ पे पीस टॉक्स की बात की जाएगी, वहीं आप देखेंगे एक सूडान की सिचुएशन अगर हम समझने की कोशिश करें तो पीस टॉक्स के लिए यहाँ पे वापस से सूडान को चुना जा सकता है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि सऊदी अरेबिया को एडवांटेज क्या है। देखिए, जब हम सऊदी के एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इकोनॉमिक हेफ्ट। अगर आप 2022 में देखें तो इसका जो जीडीपी था ये ग्रो कर गया 8.7% और रीच करा $1108 बिलियन, जो कि यूएई के आप देखें तो उसके से डबल है। वहीं अगर हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर्स की बात करें तो सऊदी की आज की डेट में जो इनकम है वो इंक्रीज़ कर गई है 51%, और इसने एक रिकॉर्ड को रीच किया है विच इज़ दी $228 बिलियन। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि इनकी वर्ल्ड लेवल पर इंपॉर्टेंस क्या है। वहीं जो सऊदी का आप डोमिनेंस देखेंगे वो आप ओपेक प्लस कंट्रीज़ में आपको इनका एक डोमिनेंस देखने के लिए मिल जाएगा। ग्लोबल ऑयल मार्केट जो कि एक हाईली वॉलेटाइल है, वहीं पर सऊदी अरमैको जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है उसके पास बहुत अच्छी कैपेसिटी और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में सस्टेन करने के लिए दे हैव इनफ फंड्स ऑल्सो। सो ग्लोबल टर्म ऑयल की अगर हम बात करें, इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो जो एक पोस्ट क्राइसिस रीजनल कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर रियाद एक फर्स्ट गुड टू गो डेस्टिनेशन बनकर निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे दे आर इस्टेब्लिश। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अरब लीग है क्या। देखिए, अरब लीग को लीग ऑफ अरब्स के नाम से भी जाना जाता है। एक इंटर गवर्नमेंटल पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे अरब स्टेट्स जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के आसपास के जितनी भी अरब स्टेट्स हैं वो सारे इसका पार्ट बनते हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? कायरो इजिप्ट में 22 मार्च 1945 को विद द अडॉप्शन ऑफ द अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल 1944 के साथ ये इस्टेब्लिश होगा। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो आपको ये सारी की सारी मेंबर कंट्रीज़ यहाँ पर देखने मिलेंगी। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका जो मेन एम था वो स्ट्रेंथन करना था, कोऑर्डिनेशन लाना था, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल प्रोग्राम्स को अपने मेंबर कंट्रीज़ के बीच में अगर कहीं पर डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उसको मीडिएट करना था। इसी के कारण आप देखेंगे 13 अप्रैल 1950 को एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जॉइंट डिफेंस इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, जिसके लिए ये सारी जो कंट्री हैं वो आपको डेडिकेटेड होती हुई नज़र आएंगी। सो दीज आर द कंट्रीज़ जो आपको अरब लीग्स में देखने मिलेंगी। अब अगर हम बात करें कि वाई सऊदी अरेबिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, देखिए आज की डेट में इंडिया हैज़ दी हाई स्टेक इन द अरब वर्ल्ड, स्पेशली जब हम वेस्टर्न एशियन रीजन की बात करते हैं तो इंडिया इज़ द इमर्जिंग पावर। यही हमें एक चीज़ और भी एक्नॉलेज करनी होगी कि जो इम्पॉर्टेंट है एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो हो रहा है आज की डेट में, उसकी वजह से ये जो दोनों नेशंस हैं ये इनको अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए भी एक दूसरे की ज़रूरत है। एक कॉर्डियल और सब्सटेंशियल टाइज हमारी सऊदी अरेबिया के साथ है। आज की डेट में अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया इम्पॉर्टेंट हो जाता है और एक रिलायबल सोर्स हो जाता है इंडिया के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। इंडिया इंपोर्ट करता है लगभग 18% क्रूड ऑयल सऊदी अरेबिया से, और उसी के कारण ये हो जाता है सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल फॉर द कंट्री।
Also, now India's fourth largest trading partner with the bilateral trade of $27.48 billion is the Saudi Arabia. सऊदी ने इनफैक्ट डिसाइड किया है कि वो लगभग $100 बिलियन, जब क्राउन प्रिंस यहाँ पर आए थे 2019 में, तो उन्होंने बोला था कि इंडिया के जो सेक्टर हैं, जो प्रायोरिटी सेक्टर है, वहाँ पर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहीं $100 बिलियन के आप पाइपलाइंस एरिया यहाँ पर देखेंगे, जो एनर्जी, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए की जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट सऊदी अरामको, जिसके बारे में हमने इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ है, वो एक मेजर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट इंडिया के वेस्ट कोस्ट में इस्टेब्लिश कर रही है। वहीं डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, कल्चर, इकोनॉमिक की पॉइंट से बात करें या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के बारे में बात करें, तो अरब कंट्रीज, अरब नेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखेंगे इंडिया के जो मेजर लोग हैं वो यहाँ पर जाते हैं अरब नेशंस में फॉर इन द सर्च ऑफ जॉब, और उसकी वजह से आप देखेंगे इंडिया को एक बहुत बड़ा रेमिटेंस भी मिलता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहां बात की जा रही है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात आ जाती है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और जिसके साथ कहीं पर भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, देखिए, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर फेयर और न्यूट्रल जुडिशियल सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है, इसे आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका इंडिपेंडेंस जुडिशरी है, विच कैन टेक इट डिसीजन विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ऑफ लेजिस्लेटिव। वहीं अगर हम दूसरे बात करें तो मेंशन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केशवानंद भारती का जजमेंट आ जाता है, जिसके हिसाब से जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो गारंटी की जाती है बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको रीअफर्म किया गया है बाय दी केशवानंद भारती जजमेंट विच वॉज हेल्ड इन 1973। वहीं तीसरी चीज़ आप देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन के कॉन्सेप्ट की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब जो जुडिशरी है उसको रखा गया है टू चेक द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। ध्यान से देखिए, इन अकॉर्डेंस विद द जो यहाँ से पावर ले रहे हैं वो आर्टिकल 13 से क्या बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जुडिशरी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो सेपरेशन जो जुडिशरी का है एग्जीक्यूटिव से, वो आपको आर्टिकल 50 में भी मेंशन मिल जाएगा। अब ऐसे क्या प्रोविजंस हैं हमारे पास जिसकी वजह से इंश्योर किया जाता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंसी मेंटेन रहेगी। देखिए, सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। क्या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर? देखिए, जो जजेस हैं दे कंटेन्स टू रिमेन इन द ऑफिस टिल दे रीच द एज ऑफ 65 ईयर्स। अगर वहीं हम इन केस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, जो कि आपको मेंशन मिलेगा आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में, या फिर जब वो 62 साल की उम्र के हो जाते हैं इन द केस ऑफ हाई कोर्ट जजेस, जो आपको देखने मिल जाएगा आर्टिकल 217 क्लॉज 1। वहीं जो रिमूवल ऑफ जजेस की बात है वो भी देखिए कैसा है, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। और उस पर भी आप देखेंगे कि कब प्रेसिडेंट इस तरीके का ऑर्डर दे सकते हैं, जब यहाँ पर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी कोई जो सिटिंग जज है वो दिखाते हैं। वहीं जो रिजोल्यूशन है उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, और ये जो मेजॉरिटी है ये 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। So it is complicated that there has been no case of the removal of judge of the Supreme Court or the High Court, ठीक है, अंडर द मिसबिहेवियर एंड द इनकैपेसिटी। तो ये चीज़ें भी आपको क्या बता रही हैं कि कैसे जुडिशरी को इंडिपेंडेंस यहाँ पर रखा गया है। देन सैलरीज एंड द अलॉटमेंट ऑफ द जजेस, दे आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इनकी जो सैलरीज और अलाउंसेज होते हैं वो फिक्स किए गए हैं। कहाँ पर फिक्स किए गए हैं? एंड दे आर सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑल्सो। फिर अगर हम पावर की बात करें जुरिस्डिक्शन के सुप्रीम कोर्ट की, तो आप देखेंगे पार्लियामेंट कैन ओनली ऐड टू द पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बट कैन नॉट कर्टेल देम। ओके, वहीं अगर आप सिविल केसेस की बात करेंगे तो पार्लियामेंट चेंज कर सकता है प्यूकिनरी लिमिट को फॉर द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। पावर अगर पनिशमेंट की बात करें तो बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर देयर कंटेम्प्ट। वहीं आर्टिकल 129 प्रोवाइड करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास पावर है कि वो पनिश कर सकते हैं अपने स्वयं के लिए भी। ठीक है,
लाइकवाइज आर्टिकल 215 क्या अलाउ कर रहा है, दैट एवरी हाई कोर्ट शैल हैव द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ ऑल्सो। सो विच मीन्स आप देखेंगे उसको किस तरीके से अलग रखा गया है, ठीक है। चलिए अब हम सेपरेशन की बात करते हैं जब जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव से, तो आर्टिकल 50 स्टेट करता है दैट स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट, ध्यान से समझते चलिए, ये किसको सेपरेट करने की बात कर रहा है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ओके चलिए अब बात आ जाती है बेसिक स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस केस है, इसके लिए हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। आप चाहें तो केशवानंद भारती के केस को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर उसका एक शॉर्ट एनालिसिस मैं आपको देने वाली हूँ। देखिए जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं भी ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो जो आइडिया था दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट इंट्रोड्यूस लॉज दैट वुड अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ग्रेजुअली इवॉल्व होगा, बहुत सारे केसेस इसके पीछे हमें देखने मिलेंगे और फाइनली एक हिस्टोरिक जजमेंट आ जाएगा केशवानंद भारती का, ठीक है। कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर के लिए केसेस हुए, पहला आप याद रखेंगे शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद का केस 1951 का था। इन दिस केस व्हाट हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया था दैट पार्लियामेंट्स पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट गारंटीज इन द पार्ट 3 एज वेल। दूसरा केस आ जाएगा आपके पास सज्जन सिंह का केस, ठीक है। सज्जन सिंह के केस में क्या होगा, 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे आप फंडामेंटल राइट्स की बात क्यों ना कर रहे हो। ओके सो it is noteworthy to point out that two dissenting judge in the case remarked whether the fundamental rights of the citizens could become a plaything of the majority parties in the parliament or not। इसी के बाद आ जाएगा थर्ड केस विच इज़ दी गोलकनाथ केस, ठीक है। ये सारे केसेस आपको पता होना चाहिए, तब आप केशवानंद भारती का केस आसानी से समझ पाएंगे। जब हम गोलकनाथ केस की बात कर रहे हैं तो देखिए 1967 का ये केस था। इन दिस केस व्हाट कोर्ट, इन्होंने रिवर्स कर दिए जो अपने अर्लियर स्टांसेस थे रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट, ठीक है। इट सेड दैट द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल, ठीक है, टू द पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन as stated in the article 13 and that to amend the fundamental right a new constituent assembly would be required। also they stated कि आर्टिकल जब आप 368 की बात कर रहे हैं तो ये it gives the procedure to amend the constitution but does not confer on the parliament the power to amend the constitution। okay so इसी सबको देखते हुए 1973 का वो लैंडमार्क जजमेंट था जहां पर आएगा केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस ने कुछ लैंडमार्क चीज़ें दे दी। यहाँ पर बोला गया कि डॉक्ट्राइन, इस पूरी डॉक्ट्राइन को यहाँ पर लाइमलाइट में लेकर आया गया जहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई। क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, देखिए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखना होगा, यूनिटी सोवरेनिटी ऑफ द इंडिया आपको देखना होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरल चार्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर चार्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ द पावर एंड द इंडिविजुअल फ्रीडम, इसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। हालांकि समय समय पर बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें भी ऐड की गई जैसे रूल्स ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, rule of equality, parliamentary system, free and fair election, the power of Supreme Court under Article 32, 136, 142, 147। सो कोई भी लॉ जो यहाँ पर अमेंड किया जाता है अगर वो वायलेट करता है ऐसे किसी भी प्रिंसिपल को जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कर रहा है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, ऐसे किसी भी अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड कर सकती है। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ और केसेस भी पढ़ेंगे विच इज़ दी इंदिरा नेहरू गांधी 1975 का केस है वर्सेस राजनारायण केस, देन द मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980, देन वुमन राव केस 1981, ठीक है, then Indira Sahani and the Union of India 1992 and the SR बोमाई केस 1994। ये सारे केसेस आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे तब आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात की जा रही है इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। देखिए इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो जो स्पीड है अपने फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की उसे यहाँ पर ट्रिपल करने जा रहा है। किसके बारे में बात की जा रही है जी? बात की जा रही है इंडिया का जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा पावरफुल सिविलियन सुपर कंप्यूटर जिसे माना जाता है प्रत्युष, जो कि आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में इस्टेब्लिश है। क्यों ये मैं पढ़ रही हूँ? देखिए आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि प्रत्युष कहाँ पर इस्टेब्लिश है, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में इस्टेब्लिश है। ओके, इसी के अलावा दूसरा आपको देखने मिलेगा मिहिर। ठीक है, प्रत्युष और मिहिर ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए जानना। मिहिर कहाँ पर है? मिहिर आपको देखने मिलेगा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द प्रत्युष एंड द मिहिर, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द सुपर कंप्यूटर। देखिए प्रत्युष की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। जैसा हमने देखा, कैसा फास्टेस्ट है ये आपको देखने मिलेगा, सिविलियन सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आज अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड देखें तो ये 4th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इन द वर्ल्ड, जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड है वेदर और क्लाइमेट रिसर्च के लिए। इसकी जो मशीन है, अगर आप टॉप 3 की बात करेंगे तो आपको जापान, यूएस और यूके देखने मिलेगा, एंड द 4th इज द प्रत्युष। सो इट कैन डिलीवर द पीक पावर ऑफ 6.8 पेटाफ्लॉप। जो 1 पेटाफ्लॉप की अगर हम बात करते हैं तो वो मिलियन एंड बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड पर यहाँ पर काम करता है। तो इसका जो की मैकेनिज्म है वो है मॉनसून को फोरकास्ट करना और डायनेमिक मॉडल्स के थ्रू वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सुनामी एक्सेट्रा के बारे में जानकारी देना। वहीं अगर हम मिहिर की बात करें तो एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम है जिसे आप सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। इसका जो इनॉग्रेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने किया था। कहाँ पर? नोएडा में, जैसा मैंने आपको बताया। ये जो HPC है ये प्रोवाइड करेगा जो फैसिलिटी है वेदर और क्लाइमेट फोरकास्ट को लेकर उनको इम्प्रूव करने के लिए। बहुत हाई रिजोल्यूशन कपल्ड मॉड्यूल यहाँ पर तैयार करेगा, प्रेडिक्शन तैयार करेगा साइक्लोन्स के लिए, जिसकी वजह से मोर एक्यूरेंसी मिलेगी आगे आने वाले समय में। वही सुनामी का फोरकास्ट करेगा, क्लाइमेट क्वालिटी के लिए एक फोरकास्ट करेगा, क्लाइमेट प्रोजेक्शन के लिए वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ये यहाँ पर रेडी करेगा। सो दीज आर द वर्क ऑफ मिहिर। नाउ देयर इज़ वन थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, इज दी सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जो परफॉर्म करते हैं एट द नियर द करेंटली हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट फॉर द कंप्यूटर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन्हीं सुपर कंप्यूटर की तो जनरली क्या होता है, जो पेटाफ्लॉप होता है, पेटाफ्लॉप एक मेजर होता है सुपर कंप्यूटर्स के लिए जो इनकी प्रोसेसिंग स्पीड पर काम करता है, एंड यही एक्सप्रेस करता है 1000 एंड ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ये फ्लोटिंग फ्लॉप्स क्या होते हैं ये याद रखिएगा, ये शब्द FLOPS। फ्लॉप्स स्टैंड करता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। दे आर टिपिकली यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर्स। सो यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट इनकोड किए जाते हैं, एक्सट्रीमली लॉन्ग नंबर्स होते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे इन कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस को यहाँ पर असेस किया जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर्स को देखिए, जब प्राइमरली इन्हें डिज़ाइन किया गया था तो उसका सबसे बड़ा काम था जो वेदर फोरकास्ट है, साइंटिफिक रिसर्च है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, एनालिसिस है, डेटा का माइनिंग करना एक्सेट्रा, इसको करने के लिए। आज की डेट में अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड में चाइना के पास, ठीक है, चाइना के पास आज की डेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर है और उसी के कारण ये टॉप लिस्ट पर रहता है। इसके बाद आपको US, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, कई बार एग्जामिनेशन में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं परम शिवाय इज अगेन इम्पॉर्टेंट एनदर सुपर कंप्यूटर, जो कि ऐसा पहला सुपर कंप्यूटर है इंडिया का जिससे इंडिजीनियसली स्वदेशी तरीके से असेंबल किया गया है और जिसे इंस्टॉल किया गया था IIT BHU। ठीक है, उसके बाद आप परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगक देखने मिलेंगे। परम शक्ति की आप बात करेंगे तो वो आपको IIT खड़गपुर में देखने मिलेगा। परम ब्रह्मा की बात करेंगे तो ये आपको IISER पुणे में देखने के लिए मिल जाएगा। परम युक्ति आपको JNC
CASR बेंगलुरु में, और परम संगक आपको IIT कानपुर में देखने के लिए मिलेगा। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमें क्या करना, कहाँ पर इस्टेब्लिश है। बिल्कुल आपको करना है, क्योंकि एग्जामिनर को मतलब है, वो आपसे पूछता है। 2020 की बात करें तो इंडिया की सुपर कंप्यूटिंग के लिए एक बहुत खास दिन रहा था, क्योंकि परम सिद्धि जो कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, उसने ग्लोबल रैंक अचीव की थी 62। दुनिया के 500 सबसे सुपर पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स को प्रेजेंट किया गया, और उसमें परम सिद्धि ने अचीव किया था 62nd रैंक। अब क्योंकि हम सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया था, ताकि जो रिसर्च कैपेसिटी हैं जो एक कंट्री के लिए आवश्यक होती हैं, उसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा सके, और एक सुपर कंप्यूटर का ग्रिड यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा सके। ओके, आगे अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया के अंदर इसको रखा गया है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने की बात की जा रही है। कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व रहेगी? देखिए, ये जॉइंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन इसको एक साथ यहाँ पर मेंटेन करने वाले हैं। वहीं अगर हम इस मिशन की बात करें तो इसको अलग अलग फेजेस में यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा कंट्री में। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के लिए एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड सर्वर प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है रुद्रा, ठीक है, जिसको यहाँ पर एक पायलट सिस्टम के रूप में लाया गया है, जो इंटरकनेक्ट करेगा इंटरनोड कम्युनिकेशन त्रिनेत्रा को, दैट इज हैविंग बीन डेवलप्ड। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मलया तमिल्स अगेन यहाँ पर न्यूज़ में है। आप अगर बात करेंगे तो 200 साल हो चुके हैं जब ये मलया तमिल कहाँ से आए थे, देयर अराइवल इन दी श्रीलंका फ्रॉम दी सदर्न इंडिया, ठीक है। क्यों, यहाँ पर इस पूरी घटना को समझते हैं। देखिए क्या हुआ था, जो ट्री प्लांटेशन है उसे ग्रो करने के लिए, उसके काम के लिए सदर्न इंडिया का जो सदर्न हाफ है, सदर्न इंडिया से, वहाँ से कुछ लोगों को तमिलियन कुछ लोगों को यहाँ पर लेकर आया गया श्रीलंका में, ताकि वो ट्री प्लांटेशन के लिए यहाँ पर काम कर सकें। यही जो लोग हैं इन्हें मलया तमिल बोला जाता है, ठीक है। आज की डेट में अगर हम देखें तो आज से 200 साल पहले लेकर आया गया, और उसकी वजह से आप देखेंगे लगातार ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते रहते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर आप देखेंगे जो मलया तमिल कम्युनिटी की हम जब बात करेंगे तो इसे हिस्टोरिकली कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया गया है, मार्जिनलाइज किया गया है। और इंटरनेशनल जब अट्रैक्शन की बात आती है तो हम सारी कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, बट मलया तमिल्स को इग्नोर कर दिया जाता है। नाउ दे आर वेटिंग कि भाई ये वापस जा सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने मिलता है। आज की डेट में देखें तो लगभग 1.5 लाख लोग हैं इस कम्युनिटी के। पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 10 लाख से ज़्यादा की है। ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट लेबर में इन्वॉल्व है, और स्पेशली अगर हम बात करें विमेंस की तो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। अगर इनके डेली वेजेस की बात करेंगे तो लंकन रुपीज़ में अगर आप बात करें तो विच इज़ दी 1000, जो इंडियन रुपीज़ में 373 हो जाता है। अब ये कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी कंडीशन आप देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, शेल्टर नहीं है, फूड कंडीशन ख़राब है। एक तरीके से ये श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बास्केट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये गारमेंट्स, रबर, स्पाइसेस, टी, इन सब के लिए काम करते हैं। वहीं इंडिया ने कमिट किया हुआ है कि ये बिल्ड करेंगे लगभग 14,000 घर श्रीलंका में हिली रीजन्स में, बट जो ये कंस्ट्रक्शन है ये अभी भी प्रोग्रेस है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये जो परिवार हैं जो मलया कम्युनिटी के, मलया तमिल कम्युनिटी के, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। तो क्योंकि इनको आए हुए लगभग 200 साल हो चुके हैं, इसीलिए आप देखेंगे ये आपको वापस से न्यूज़ में देखने के लिए मिलेगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.